Hello everyone, welcome back to the 10-minute show. This is episode 5. Today we are going to cover lines in 3D. तो लाइंस के बारे में हमें क्या पता है? लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है. इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है जितना आप इसको बढ़ाना चाहें, और इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है जितना आप इसको बढ़ाना चाहें. तो सबसे पहले तो हमें लाइन की क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्शन फिक्स करनी पड़ेगी कि हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे. क्योंकि दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है, तो हम कोई ये वाली कंसीडर कर लेगा, कोई इधर वाली कंसीडर कर लेगा. फर्क क्या होगा इससे हम आगे डिस्कस करेंगे. तो डायरेक्टेड लाइंस क्या होती है? एक लाइन जिसको हमने एक डायरेक्शन दे दी है, फिक्स डायरेक्शन, कि हमें इस तरफ ही जाना है. ठीक है, इस तरफ बढ़ रहा है. हमारी डायरेक्शन देने के बाद फिर हमारी बात आती है किसकी? डायरेक्शन कोसाइन की. तो ये हमारी एक लाइन है. डायरेक्शन कोसाइन से पहले हम बात करेंगे कि जो लाइन है ये क्या देखेंगे हम, एंगल क्या बना रही है. अब एंगल किसके साथ देखें? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखें, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ देखें, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव, या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखें या क्लॉकवाइज देखें. तो सबसे पहले हम इसमें एक्स एक्सिस देख लेते हैं. दूसरी बात आती है कि एंगल तो देख लें. एंगल तो तब देखेंगे ना जब हमारा एक्स एक्सिस और इसका ये ओरिजिन से पास होकर जा रही हो. तो अगर कोई ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होकर नहीं जा रही है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो अगर कोई ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होकर नहीं जा रही है तो हम क्या करते हैं, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो ओरिजिन से पास होकर जा रही है. अब जो हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, तो पैरेलल लाइंस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है और रेशो है वो क्या रहती है, सेम रहती है. दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशोस और कोसाइंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. ठीक है. और मैथमेटिक्स में जब भी आप एंगल लेते हो तो इन जनरल हमेशा किस डायरेक्शन में लेते हो? आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेते हो. तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हमारी जेड एक्सिस है. ठीक है. तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, जो एंगल आपका एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में बन रहा होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा. जो वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच में बन रहा होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा. और जो जेड एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, जेड एक्सिस और इसके बीच में बन रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गामा. ठीक है. जेड एक्सिस से तो इसको हम नाम दे देते हैं गामा. अब सवाल आएगा कि भाई अगर उसने बोल दिया कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना, क्लॉकवाइज लेना है, तो क्या करेंगे? क्लॉकवाइज लेने से क्या होगा? क्लॉकवाइज अगर लेना है तो यही आपका क्या एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा. ठीक है. आपको क्लॉकवाइज चलना है, आप क्लॉक जिस तरफ चलते हैं उस डायरेक्शन में चलना है. तो यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन की तरफ तो ये एंगल हो जाएगा. पॉजिटिव वाई एक्सिस से इस लाइन की तरफ तो आपका पास कौन सा एंगल हो जाएगा, ऐसा एंगल आएगा, नीचे ऊपर से नीचे आना है. और ऐसे सिमिलरली आप जेड एक्सिस से देखेंगे. ठीक है. तो उसमें क्या हो जाएगा, पाई माइनस एल्फा हो जाएगा. अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो पाई माइनस बीटा हो जाएगा और पाई माइनस गामा हो जाएगा. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? कोसाइन आ रहा है ना, तो इन्हीं एंगल्स का क्या कर लेना है, कोसाइन कर लेना है. यही एंगल से हम डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि ये जो एंगल है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं, हमें एक्जैक्टली बता रहे हैं कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारी लाइन बेसिकली किस डायरेक्शन में है. कि अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया, तो हम एक्जैक्टली अपनी लाइन को बता सकते हैं कि वो किस तरफ बढ़ रही है, किस तरफ जा रही है. ठीक है. कोसाइन ले लेंगे, मतलब इन सारे एंगल्स का हमने क्या ले लिया, कोस ले लिया. तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये आपके क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं. इनको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको जनरली हम एल से हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एम से हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और एन से हम जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट हमारे पास जो ये केस था कि एंटी क्लॉकवाइज की बजाय अगर क्लॉकवाइज बोल दे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो यहीं पर अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा. तो मतलब कि माइनस एल हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा और माइनस एन हो जाएगा, बिकॉज कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है. तो एक लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम कोसाइंस की बात करें तो दो कोसाइन के सेट हमारे पास क्या हो सकते हैं, एसोसिएट किए जा सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. तो क्या स्टैंडर्डाइज किया कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और हम हमेशा जो एंगल है वो मेजर कहां से करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे. ठीक है, क्लियर है डायरेक्शन कोसाइन के बारे में. नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डायरेक्शन रेशोस. डायरेक्शन रेशोस क्या कहती है कि इन्हीं कोसाइन का, ये हमारा कोस अल्फा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा डायरेक्शन कोसाइन, ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है और ये हमारा जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, राइट. अब इन्हीं का कुछ स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आर टाइम्स कोस अल्फा, आर टाइम्स कोस बीटा, आर टाइम्स कोस गामा, ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशोज बन जाएंगे. सेम ही आर लेना है, ये आर, ये कांस्टेंट जो है ये सेम लेना है. तो क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन को जब हम स्केल कर देते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी से, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वेक्टर बढ़ जाएगा. ठीक है, लेंथ बढ़ जाती है या घट जाती है, लेंथ पे असर पड़ेगा, राइट. तो क्या होता है, एक स्केलर मल्टीपल हो जाता है डायरेक्शन रेशोज. तो अगर आप देखेंगे तो अगर किसी लाइन की डायरेक्शन रेशोज ए बी सी लिख कर दी है आपको, इसका क्या मतलब है, डायरेक्शन रेशोज अगर ए बी सी लिख कर दी है, इसका क्या मतलब है कि ये जो ए होगा ये क्या होगा, आर टाइम्स कोस अल्फा होगा, बी होगा वो आर टाइम्स कोस बीटा होगा, और सी होगा वो आर टाइम्स कोस गामा होगा. ठीक है. तो अगर ए बाई आर आपसे पूछ ले कि डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन की जो रेशो होगी, ठीक है, जो रेशो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. ए बाय कोस अल्फा, बी बाय कोस बीटा और सी बाय कोस गामा जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगी, जो कि होगा आर.
और ये आर क्या देता है, ये आर ही हमें क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा इस वेक्टर का, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा, ठीक है, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट है कि डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हमारे पास एक रिजल्ट है कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं इनके बारे में अगर हम सारे कोसाइंस को स्क्वायर करके ऐड करें, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो कोस अल्फा को हम जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कोस बीटा को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कोस गामा को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस जनरली आपको एल एम एन फॉर्म में दिखाई देता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसको एज एन वेक्टर देखें कि एल आई कैप है और एम जे कैप है प्लस एन के कैप है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। ओके, नेक्स्ट रिलेशन देख लेते हैं कि एल में और डायरेक्शन रेशो में, मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में क्या रिलेशन होता है, हमने बता दिया है कि अगर हम रेशो को कोसाइन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जो कि किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो चीजें आती हैं कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एक चीज है कि आपको क्या दे रखा हो उस पर डिपेंड है। अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि लाइन जो है ये इन 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है, तो और आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे, 2 फॉर्म्स देखते हैं हम यहाँ पर। एक हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ चुके हैं इससे पहले, और एक हम कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं कि अगर आपको रेक्टेंगल कंपोनेंट दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है तो आप कैसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है तो कैसे बातचीत करनी है, अगर वेक्टर फॉर्म में हमें दिया है तो कैसे बातचीत करनी है, ठीक है, 2 चीजें हैं। तो हमें क्या दिया है कि ये इन 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है। तो अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हम मान लेते हैं ए वेक्टर है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। इसका ए वेक्टर और इसका बी वेक्टर है। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, कोई भी जनरल पॉइंट अगर हम यहाँ पर लें एक्स वाई जेड, जनरल पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर हम लेकर चल रहे हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, जनरल वेक्टर होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखें इसी को, तो यहीं से आप ये चीज डिराइव कर सकते हो, ठीक है। कैसे आई, तो क्या करना है, x माइनस x1, एक पॉइंट लेना, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आप, ये वाले भी ले सकते हो, ये वाले भी ले सकते हो। तो x माइनस x1 बाय, अब नीचे क्या लिखते हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं, किसकी, जिस लाइन के वो पैरेलल है। ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल या जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं हम नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये किस वेक्टर के पैरेलल है वो तो दिया नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसके पैरेलल जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के बारे में हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं। क्या हो जाता है, फाइनल वेक्टर जो है, जो फाइनल पॉइंट है उसमें से हम जो इनिशियल पॉइंट है उसको माइनस कर देते हैं। तो y1 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा, y2 माइनस x2 जे कैप हो जाएगा, और y3 माइनस x3 के कैप हो जाएगा। ये हमारे हो जाएंगे इसके पैरेलल एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इसी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो y1 माइनस x1, y1 माइनस x1, y2 माइनस x2, y3 माइनस x3, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्लियर है। अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो वेक्टर फॉर्म में हमारा हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना है, क्लियर है ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, 0 से इस पॉइंट का रिप्रेजेंट करते हुआ जो वेक्टर है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ओपी, पी में से हम ओ के माइनस कर देते हैं, बेसिकली x1 आई कैप, x2 जे कैप और x3 के कैप हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म होगी, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म होगी। आगे बढ़ते हैं, अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पूछ ले डायरेक्टली तो ये नीचे नीचे वाली जो होंगी ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो तो उसको हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है कई बार, कि x माइनस वेरिएबल पहले होना चाहिए, x माइनस समथिंग होना चाहिए, y माइनस समथिंग होना चाहिए, z माइनस समथिंग होना चाहिए, उसके बाद आप डिनोमिनेटर उठाएंगे तो आपको डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पूछ ले तो ये आ जाएंगी। डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाती है। तो बेसिकली क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर में चेंज कर देना है। किसमें कन्वर्ट कर देना है, यूनिट वेक्टर में चेंज कर देना है। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप इसको क्या कर लीजिए, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर लीजिए, सही बात है ना। पी क्यू वेक्टर या क्यूपी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है कि अगर हमें ये पता है कि ये जो लाइन गिवन है हमें वो किसी पॉइंट से पास होकर जा रही है एंड वो एक वेक्टर के पैरेलल है और वो वेक्टर हमें पता है। अब हमें क्या क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है और एक वेक्टर दिया है जिसके वो लाइन पैरेलल है। तो यहां से कैसे निकालेंगे हम लाइन की इक्वेशन, क्या आएगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। यहाँ पर ये जो बी वेक्टर है वो क्या है, वो वेक्टर है जिसके ये लाइन पैरेलल है, ठीक है।
ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है जो गिवन पॉइंट है हमें उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर क्या है, हमारा जनरल पॉइंट है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो क्या आ जाएगा, जो ऊपर किया था, यहाँ पर जो जिस वेक्टर के पैरेलल उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें डायरेक्टली पता है, ए बी सी है, तो यही लिख दे नीचे ए बी सी। ऊपर क्या किया था, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस एक्स टू, जेड माइनस एक्स, जो पॉइंट गिवन है एक पॉइंट जो लेना है वो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बीच में इक्वल का साइन है, बीच में प्लस मत लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डायरेक्शन कोसाइन। अब इस लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले तो क्या बताओगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे हमारे, इसको हम यूनिट वेक्टर में चेंज कर देंगे, मतलब क्या करना है, बी वेक्टर को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ए बी सी, यही हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे लाइन के। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर हमें दो लाइन्स दे दी है और उनके बीच में पूछ रहा है कि ये एंगल कितना है, एक दूसरे के ऊपर कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। आपसे लाइन 1 दे दी और लाइन 2 दे दी, इनकी इक्वेशन दे दी और आपसे पूछ रहा है कि L1 L2 पर कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, कितना एंगल बना रही है, तो कैसे निकालेंगे, कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब ये A1 B1 C1 क्या है, ये है हमारे लाइन 1, यहाँ पर लिख लीजिए, जो लाइन 1 है वो हमारी क्या है, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, और लाइन 2 है हमारे पास R वेक्टर बराबर A1 A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। तो जो B1 वेक्टर है वो हमारा हो गया वो वेक्टर जिसके लाइन L1 पैरेलल है, और B2 वेक्टर वो वेक्टर हो गया जिसके लाइन L2 पैरेलल है, ठीक है। तो B1 हो गया हमारे पास A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है। ये एक वेक्टर है, यहाँ पर B1 एक कांस्टेंट होगा, और B2 वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। तो ऊपर ये क्या दिख रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट ही है, राइट, B1 डॉट B2 का। ये आता कहाँ से है ये फॉर्मूला, ये सिंपल आपका वेक्टर अलजेब्रा जो आपने पढ़ा है वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर किसके बराबर होता है, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बाय B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो कोस थीटा आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप थीटा निकाल लेंगे कोस इनवर्स करके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब जब हम स्पेस में होते हैं, 3D स्पेस में होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि दो लाइंस आपस में सिर्फ इंटरसेक्ट ही कर सकती हैं या पैरेलल ही हो सकती हैं या फिर कोइंसिडेंट ही हो सकती है। एक केस और हमारे पास इंक्लूड हो जाता है स्क्यू लाइंस का। स्क्यू लाइंस क्या कहती हैं कि ऐसी दो लाइंस हैं जो कभी मीट नहीं करेंगी, वो अलग अलग प्लेन्स में लाई कर रही हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्यू लाइंस है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब B1 वेक्टर क्या है, वो वेक्टर जिसकी लाइन L1 पैरेलल है, B2 वेक्टर क्या है, वो वेक्टर जिसकी लाइन L2 पैरेलल है, ठीक है। तो सेम केस है, यही वाला जो ऊपर बताया था यही लेकर चलिए, B1 वेक्टर है और B2 वेक्टर है, A2 वेक्टर है और A1 वेक्टर। A2 वेक्टर हो गया एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो लाइन L2 पर लाई कर रहा है, और A1 हो गया एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो लाइन L1 पर लाई कर रहा है। तो क्या करना है आपको, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर करना है, मतलब जो पैरेलल वाली लाइंस दी हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्या हो जाएगा, सपोज ये लाइन L1 है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास किसी दूसरे प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये लाइन L2 है, ठीक है। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों वेक्टर्स की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब उसका डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ। A2 माइनस A1 जो होगा, A2 इस पर लाई कर रहा होगा, A1 इस पर, A2 माइनस A1 कुछ यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इनका हम क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ले रहे हैं बेसिकली हम A2 माइनस A1 वेक्टर का, किस पर, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं शॉर्टेस्ट में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर ये जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, ये जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अगर वो जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हम क्या बोल सकते हैं, दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन हम एक ऐसा प्लेन बना पाएंगे, जिसमें वो दोनों लाइन एग्जिस्ट करे, दोनों लाइन आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस केस में, वो लाइंस जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे आप कोप्लेनरिटी की कंडीशन पढ़ोगे, वो भी आप यहाँ से निकाल सकेंगे, ठीक है, प्लेन्स वाले में पढ़ेंगे वो चीज़ हम। नेक्स्ट हमारे पास आती है पैरेलल लाइंस। अगर हमें दे दिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब दो लाइन पैरेलल हैं तो किस वेक्टर के पैरेलल, वो वेक्टर तो सेम ही रहना है, तो इसमें B1 वेक्टर और B2 वेक्टर तो आएगा नहीं, सिर्फ क्या आएगा, B वेक्टर आएगा, राइट। तो B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ। A2 वेक्टर लाइन 2 पर लाई कर रहा होगा और A1 वेक्टर लाइन 1 पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो A2 माइनस A1 का हम प्रोजेक्शन नहीं, यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ पर।
परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के और a2 माइनस a1 वेक्टर के। क्लियर है? अब ये जो फॉर्मूलाज बताए हैं डिस्टेंस के, इनको आप सिमिलरली किसमें कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे। इसमें ये जो ऊपर वाला ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म ले लेगा। वैसे जो वेक्टर फॉर्म है वो ज्यादा हमारी यहाँ पर यूजफुल होती है। तो क्या करना है, a2 माइनस a1 है तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ पर आ जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है, नीचे हमारे पास b1 तो a1 b1 b2 सॉरी c1, यहाँ पर आ जाएगा a2 b2 c2, इसका मोल आ जाएगा। ये आ गई ऊपर वाली क्वांटिटी, उसको डिवाइड करना है किससे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से, ये मैग्नीट्यूड से। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। डिस्टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो जो भी आपके पास आए उसका क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, यहाँ पर तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, नीचे भी स्केलर है आएगा, मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसको डिवाइड किया है बी वेक्टर से, उसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है आपको एक लाइन से, तो वो क्या होगा, सपोज ये पॉइंट हमारा है, इसका पोजीशन वेक्टर है अल्फा। क्या है, अल्फा। अब लाइन है तो लाइन के बारे में हमें क्या पता है, सी इक्वेशन कैसे दिखेगी, आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो क्या करना है, अल्फा माइनस ए वेक्टर करना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर के साथ और क्या कर देना है आपको, डिवाइड कर देना है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ओके, यहीं से आप देख पा रहे हो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है, याद कर सकते हो, याद करने के लिए आप। नेक्स्ट हमारे पास आता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या पूछता है कि एक पॉइंट है, ये लाइन है, यहां से मैंने लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो आपको जहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले हमें पॉइंट दिया होगा, सपोज PQR दिया है। ठीक है, ओके, ये हमारी लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से दी होगी कि आर वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस के टाइम्स बी वेक्टर के बराबर है। या फिर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी होगी किस फॉर्म की, x माइनस x1 बाई ए, ठीक है, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होगा k। तो यहां से आप जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट जनरली क्या होंगे, बता सकते हैं। हाँ, एक एक करके क्या कीजिए, आप इसको इसके बराबर रखोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k, इसको इसके बराबर रखोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k, इन दोनों को बराबर रखोगे तो z आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k। तो ये आपकी जनरल फॉर्म होगी। x को भी आपने एक्सप्रेस कर दिया इन फॉर्म ऑफ k, तो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, राइट। x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ k, y इज अ फंक्शन ऑफ k एंड z इज अ फंक्शन ऑफ k। जैसे जैसे k की डिफरेंट वैल्यू आप इसके अंदर ड्रॉप करोगे, पुट करोगे, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे जो इस लाइन पर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वाले जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी कुछ इसी फॉर्म के होंगे। हाँ कि ना, बिल्कुल होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ak प्लस x1, ये हो जाएगा bk प्लस y1, ये हो जाएगा हमारे पास ck प्लस z1। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये हमारे पास जो लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो आप, किसी भी वेक्टर की लाइन की डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो अगर आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करना है बेसिकली। ठीक है, तो आ जाएगा, तो p माइनस ak प्लस x, यहाँ आ जाएगा q माइनस bk प्लस y, यहाँ आ जाएगा r माइनस ck प्लस z। ये आगे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अब ये लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब आप इस वेक्टर को और ये जो बी वेक्टर है राइट, जिसकी ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही आपको k की वैल्यू मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट निकालना, कि आपसे लाइन दे दी है और अब आपसे पूछ रहा है कि ये एक पॉइंट है, आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है अबाउट दिस लाइन। स्पेशल केसेस भी हैं इसके कि अबाउट x एक्सिस पूछ लेता है, अबाउट y एक्सिस पूछ लेता है, तो कैसे करेंगे, अबाउट y इज इक्वल्स टू x पूछ लेता है, कैसे करेंगे 2D में अगर देखें तो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कैसे बताएंगे, तो क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बारे में हमें क्या पता है कि यहाँ जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का इस लाइन से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसके रिफ्लेक्शन पॉइंट का, इसकी इमेज पॉइंट का होगा इस लाइन से। ठीक है, सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मुला भी, डिस्टेंस फॉर्मुला भी यूज कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मुला भी यूज कर सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मुला से क्या मतलब है, आपको ये पॉइंट पता है, हाँ पता है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल गया, आपको क्या पता है कि ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये इसका इमेज पॉइंट है, आपके पास ये पॉइंट भी है, और आपको ये पता है कि ये रेशियो 1:1 होती है, तो आप ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो वहां से आपके पास इमेज पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो चाहे आप लगा सकते हो। तो लाइंस के बारे में आज हमने जाना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।